हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। गाइज, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग स्लैश फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस। हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं फ्रॉम जनवरी 2022 टू अगस्त 2022 हम ये कवर करेंगे। एंड ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब लोग इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। तो गाइज, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ये वीडियोस जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो इस कोर्स में होगा क्या, हम लोग कवर करेंगे फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस फ्रॉम जनवरी टू अगस्त एंड टॉपिक वाइज कवर करेंगे। गाइज, हम सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि टॉपिक वाइज जितना कवरेज रहेगा तो आपको बहुत सुविधा होगी उसको समझने में और याद करने में इजी रहेगा। एंड ये सेशन बाइलिंगुअल रहेगा, ऑल्दो कंटेंट विल बी इन इंग्लिश, लेकिन सेशन बाइलिंगुअल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट टॉपिक आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में कि कौन कौन से आरबीआई के सर्कुलर आए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेके जनवरी से अब तक के। ठीक है, तो गाइज मैं स्टार्ट करूंगी सेशन और मैं उम्मीद करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आरबीआई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज है। न्यूज इज आरबीआई ने अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 3, 2022। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको पूछ सकते हैं कि जनवरी में आरबीआई ने किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया था। अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। साथ में इस कोर्स में मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, सिर्फ हम लोग थ्योरी ही नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस भी करेंगे, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आरबीआई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक और इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने एक नया डिपार्टमेंट फॉर्म किया है टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट फिनटेक सेक्टर इन इंडिया। फिनटेक सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। अब ये डिपार्टमेंट बना कैसे है? दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय सबस्यूमिंग फिनटेक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको किसके अंदर सबस्यूम किया गया है? इसको सबस्यूम किया गया है फिनटेक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर सबस्यूम करके इसको क्रिएट किया गया है। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट का क्या काम होगा? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। So this fintech department, this will deal with all the matters related to the facilitation of constructive innovations and incubations in the fintech sector. fintech sector में कोई भी अगर innovation हो रहा है, किसी को help की जरूरत है, तो वो सारे जो matters हैं that will be dealt with by this fintech department. इसके अलावा this will also look into the matter related to inter-regulatory coordination एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑन फिनटेक। तो फिनटेक में कोई रेगुलेटरी बॉडी उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना है, कोई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर है फिनटेक सेक्टर के लिए, तो वहां पर ये उस मैटर में लुक इन करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं और यहाँ पे न्यूज है रिलेटेड टू आरबीआई स्ट्रक्चर। Central government has nominated 3 industrialists and an academician to the RBI Central Board. अभी RBI Central Board के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो सरकार ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछ सकते हैं कि कौन नॉमिनेट करता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं, इस तरह से ऑप्शंस आपको, या फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली नॉमिनेट्स the members of this RBI Central Board and इसमें अभी 3 इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉइंट किया गया है। कौन कौन है ये? आनंद गोपाल महिंद्रा ग्रुप के हेड है, वेणु श्रीनिवासन फ्रॉम टीवीएस मोटर कंपनी एंड पंकज रामन भाई पटेल फ्रॉम जाइडस लाइफ साइंसेज। इसके अलावा एक एकेडमिशियन जिनको अपॉइंट किया गया, ही इज रविंद्र एच ढोलकिया, who is the former professor of IIM Ahmedabad and former member of Monetary Policy Committee। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप सभी जानते हैं, जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसकी जो दरें तय की जाती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसको डिसाइड करती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन किया गया है, दीज हैव बीन नॉमिनेटेड एज दी पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स ऑन दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ये कौन है? ये पार्ट टाइम है और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं। अब नॉमिनेशन का ड्यूरेशन कितना रहेगा इनका?
4 इयर्स के लिए नॉमिनेट किए गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम जून 14 और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, जो भी जल्दी होगा तब तक के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। एंड आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की हम बात करें तो आफ्टर दीज अपॉइंटमेंट्स आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं? 15 मेंबर्स हो गए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि करेंटली आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स हैं? तो 15 मेंबर्स हैं। एंड जो भी आरबीआई के जो भी आरबीआई के अफेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे गवर्न किया जाता है बाय दिस सेंट्रल बोर्ड। सो दिस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद आरबीआई ऑफ इंडिया एक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहे हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन प्रेजेंट होते हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। सो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो कि फुल टाइम होते हैं। अब वो ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं? एक तो गवर्नर होते हैं आरबीआई के, ठीक है, जो करंटली कौन है? शक्तिकांत दास है। एंड इसके अलावा 4 और डिप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स आर दी ऑफिशियल फुल टाइम डायरेक्टर्स। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं विच आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। सो 10 डायरेक्टर्स हो सकते हैं अलग अलग फील्ड से और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं। इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स और अपॉइंट किए जाते हैं, वन ईच फ्रॉम 4 लोकल बोर्ड्स। तो लोकल बोर्ड से उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन है आरबीआई का। तो आरबीआई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे न्यूज डिस्कस की है। आई होप ये क्लियर होगा गाइज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं गाइज, पेंडुलम वीडियो आपके लिए आईबीपीएस आरआरबी स्केल ऑफिसर 2 और स्केल ऑफिसर 3 के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज लेकर आया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप आज ही इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई रिलेटेड। अच्छा, इसके अलावा गाइज अगर आपको प्रिंट वर्जन चाहिए बुक का for banking awareness, if you are preparing for banking awareness or financial awareness, so you can also purchase that। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। उसमें आपको जनवरी से लेकर जून तक की हाफ ईयरली मैगजीन अवेलेबल होगी एंड इसके अलावा मंथली भी आप परचेज कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। बाकी मैं आपको जो कोर्स है वो मैं आपको करा ही रही हूँ, ठीक है। सो आरबीआई के डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आरबीआई ने कुछ डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड क्या आरबीआई का सर्कुलर आया है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो आरबीआई का फर्स्ट सर्कुलर है उसकी हम बात करेंगे। दिस इज आरबीआई रोल्ड आउट फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में जो छोटे छोटे डिजिटल पेमेंट्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है आरबीआई के द्वारा। सो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट क्या होता है? ये एक ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। यूजुअली आप अगर यूपीआई करते हैं, आप अगर कोई फ़ोन पे या कोई भी ऐसा डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं यूजुअली ऑनलाइन वाले, सो उसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। बट ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट में आपको इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऐसे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। सो इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स जो हैं दीज कैन बी कैरिड थ्रू फेस टू फेस ओनली। सो प्रॉक्सिमिटी मोड में कैरी आउट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग एनी चैनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कार्ड, वॉलेट या फिर मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके फेस टू फेस यहाँ पर सिर्फ इसी तरीके से इसका कैरी आउट किया जा सकता है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का। इसके अलावा कस्टमर्स विल रिसीव अलर्ट्स ऑफ ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बाय ऑफ एसएमएस और ईमेल। जैसे कि अभी भी आप देखें तो जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो तुरंत आपको कोई एसएमएस या मेल आता है रिगार्डिंग दैट। सिमिलरली यहाँ पर दिया गया है कि ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होगा तो कस्टमर्स को अलर्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स दीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द फ्रेमवर्क। अब किस किस को इस फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाई करना है? कौन कौन है इसमें? ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हो गए एंड इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, कोई भी जो बैंक इस सुविधा को देना चाहता, कोई नॉन बैंकिंग कंपनी है जो इस सुविधा को देना चाहती है, सो उनको इस जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया गया आरबीआई के द्वारा इससे कंप्लाई करना पड़ेगा और देन दे कैन कैरी आउट, दे कैन प्रमोट द स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन द ऑफलाइन मोड। इसके अलावा जो अपर लिमिट है इसमें यहाँ पे लिमिट भी तय की गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन डिजिटल, क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए आरबीआई ने अभी एक फ्रेमवर्क रोल आउट किया है, इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ एन ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन। अपर लिमिट क्या होनी चाहिए? ठीक है, सो दिस इज 200।
ठीक है। और जो टोटल लिमिट है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की ऑन अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, दिस शैल बी 200 एट एनी पॉइंट इन टाइम। 2000 इसमें टोटल लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा द न्यू फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट, सो ये लागू हो चुका है। एंड कस्टमर्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम फॉर ग्रीवेंस रिड्रेस। तो अगर कोई किसी को शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है एंड उसको वो चाहते हैं कि एड्रेस किया जाए, सो कस्टमर्स को ऑप्शन दिया गया है कि आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है उसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं, अपने ग्रीवेंस को आपका रिड्रेस किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आरबीआई रिलीज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2022। सो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? पहला सवाल, आरबीआई जारी करता है, ठीक है। पिछले साल सितंबर 2021 के लिए जारी किया गया था, अभी मार्च 2022 के लिए जारी किया गया है। सो आरबीआई डीपीआई जो है ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि भारत में कितना डिजिटाइजेशन हुआ है पेमेंट्स का, उसके एक्सटेंट को जानना है, बेसिकली ये मेन पर्पस है, इसलिए इंडेक्स कैरी आउट मतलब यहाँ पर बनाया गया है। सो आप देखिए कि इसमें जो बेस ईयर है, इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन आपको बेस ईयर पूछ सकते हैं कि जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसके लिए आरबीआई ने बेस ईयर क्या रखा है। सो मार्च 2018 ये बेस ईयर है एंड इसको स्कोर कितना दिया गया है? इसको वैल्यू दी गई है 100 एंड इसी के कंपैरिजन में बाकी जो है वैल्यूज कैलकुलेट की गई हैं। तो फिर मार्च 2019 में जो वैल्यू हुआ दैट वाज 153.47, सितंबर 2019 में 173.49, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको एग्जैक्ट डेटा पूछता है, इसीलिए आई एम रेफरिंग दिस। सो मार्च 2019 में 173.49 था, मार्च 2020 में 207.84 था, सितंबर 2020 में 217.74 था, मार्च 2021 द वैल्यू वाज 270.59, September 2021 this was 304.06 and March 2022। अब करेंटली आपसे इन दोनों में से ही कोई वैल्यू पूछ सकते हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट। सो 349.30। अब ये जो इंडेक्स है ये किसी पैरामीटर्स पे कैलकुलेट होता है। सो ये पैरामीटर्स, मेजर पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स इसके गिवन है, उन्हीं को वेटेज दिया गया है। जैसे कि पेमेंट इनेबलर्स, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल, आधार, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, आप आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, इंटरनेट एनेबल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल से आप पे कर सकते हैं, देन बैंक अकाउंट से, पार्टिसिपेंट्स एंड मर्चेंट्स। सो दीज आर दी सब पैरामीटर्स, इसको 25% वेटेज मिला है। सेकेंड इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कस्टमर रजिस्टर, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड फास्टैग्स। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, आप मेरे साथ भी तैयारी शुरू करते हैं, तब भी मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कि अगर आपने ये बैंकिंग अवेयरनेस रेफर किए तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। ठीक है, तो अच्छे से इसको सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड फास्टैग्स। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड पैरामीटर विच इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, 15% वेटेज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक इंडेक्स, ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू पूछे, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, इनमें से कौन सा वो पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कैलकुलेट होता है, इसीलिए आपको पैरामीटर्स जानना ज़रूरी है। सो बैंक ब्रांचेस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एटीएम्स, पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल्स, क्यूआर कोड्स एंड इंटरमीडियरीज। तो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सप्लाई साइड के फैक्टर्स हो गए, आप रिलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, जो सप्लाई कर रहे हैं, जो आपको पेमेंट के लिए एनेबल कर रहे हैं, इसको 15% वेटेज दिया है। पेमेंट परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं देखो कि कौन से फैक्टर्स को इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है। सो पेमेंट परफॉर्मेंस, अब इसमें क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि कितना वैल्यू में हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पीपल। यूनिक यूजर्स कितने थे, पेपर क्लियरिंग, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड कैश विड्रॉल्स। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। फिर उसके बाद कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी कि कस्टमर जो है, जो एंड यूज़र है, वो कितना अवेयर है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन,
ठीक है, कितने पेमेंट उसने डिक्लाइन किए, कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई, कितने फ्रॉड्स हुए डिजिटल पेमेंट में, सिस्टम कितनी बार डाउन रहा। सो ये सारी चीज़ें आपके कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में आती है, इसको 5% वेटेज दिया है एंड बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स ये कैलकुलेट होता है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, आरबीआई ने यूपीआई फॉर फीचर फोन्स, यूपीआई 123 पे एंड 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स डिजी साथी लॉन्च किया है। सो याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई ने 24/7 एक हेल्पलाइन लॉन्च की है कि डिजिटल पेमेंट्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेरीज हैं उसके लिए, सो ये कौन सी हेल्पलाइन है, इसका नाम है डिजी साथी। एंड आरबीआई ने एक यूपीआई के लिए फीचर लॉन्च किया है, फीचर फोन्स के लिए यूपीआई 123 पे। अब ये जो यूपीआई 123 पे है इसमें 4 अलग ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है? ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी रहेगी इसमें, मिस कॉल हो सकती है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आईवीआर अवेलेबल है एंड प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स अवेलेबल है। तो 4 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आरबीआई ने एक बुकलेट भी रिलीज की है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉमन मॉडस ऑपरेंडी यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स, सो बिवेयर करके, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि डिजिटल पेमेंट में एक जो सबसे बड़ी एक चैलेंज देखा गया है, जो हम कह सकते हैं, वो ये देखा गया कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड दे कॉल यू लाइक दे आर स्पीकिंग फ्रॉम सम बैंक एंड आपको बोलेंगे कि आप ऐसे जाइए और अपना ओटीपी शेयर करिए, ठीक है, देयर आर वेरियस वेज। तो यहाँ पर उसी चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आरबीआई ने ये बुकलेट जारी की है, बिवेयर, बी अवेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आरबीआई ने अभी अलाउ किया है प्राइमरी डीलर्स टू टेक पार्ट इन मोर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। आरबीआई ने प्राइमरी डीलर्स को ये सुविधा प्रदान की है टू बेसिकली टेक मोर टू पार्टिसिपेट मोर इन द फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज। ये अभी अगस्त की ही न्यूज़ है। सो करेंटली 7 स्टैंड अलोन एंड 14 बैंक प्राइमरी डीलर्स जो है इंडिया में प्रेजेंट है एंड इन्हीं को अलाउ किया है कि वो और फॉरेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ किया है टू कैरी आउट फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, ठीक है, ये इस टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ट्रांजेक्शन्स, सो डायरेक्टली ये एनआरआई और अदर मार्केट मेकर से ये डायरेक्टली डील कर सकते हैं। तो ये इनको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि किसको ये ऑप्शन दिया गया, तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को आरबीआई ने ऑप्शन दिया है। इसके अलावा आरबीआई ने बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अलाउ किया है टू एक्सेप्ट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स टू फैसिलिटेट एनआरआईज इन कैरिंग आउट यूटिलिटी एजुकेशन एंड अदर बिल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर फैमिलीज इन इंडिया। मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, अभी मैं करेंटली मान लीजिए मैं यूएस में स्टे कर रही हूँ, ठीक है, सो आई एम एन एनआरआई, मेरी फैमिली इंडिया में है एंड मेरे भाई की एजुकेशन के लिए मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। सो पहले क्या होगा कि व्हाट यू कैन डू कि आप उनको रेमिटेंसेस के फॉर्म में आप भेजें एंड देन दे डू द पेमेंट। दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है, अब जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अलाउ कर दिया गया है कि थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम आई कैन मेक पेमेंट्स फॉर हिज एजुकेशन, ठीक है, या फिर और कोई मुझे यहाँ पर ऐसा खर्चा कैरी आउट करना है, बिल पेमेंट करना है ऑन द बिहाफ ऑफ माई फैमिली, तो वो चीज़ यहाँ पर अलाउ कर दी गई है, ठीक है। अच्छा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की हम बात करें, सो दिस इज आरबीआई कंसेप्शुलाइज्ड इकोसिस्टम ड्रिवन बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा ये चलाया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, एब्रीविएशंस। एनपीसीआई फंक्शन एज द ऑथराइज्ड भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट एंड इसका जो पायलट वर्जन था वो 2016 में लॉन्च किया गया था। सो एनी टाइम एनीवेयर बिल पेमेंट अगर आप करनी है, यू कैन यूज भारत बिल पे, दैट इज इट्स मोटो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट। आरबीआई डिसाइडेड टू ब्रिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अंडर द इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क। इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क के तहत यहाँ पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको लाने के लिए आरबीआई ने डिसाइड किया है। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये कंपनी वो कंपनीज होती हैं, एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती हैं जो कलेक्ट करती हैं फिनेंशियल डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टेनिंग टू देयर लोन्स,
credit cards and other related information and shares with the members who generally happen to be banks and other financial institution। यानी कि एक थर्ड पार्टी है, कंपनी है, वो जो कस्टमर्स हैं उनसे उनके लोन के बारे में, उनकी जो भी डिटेल्स हैं इस तरह से डेटा कलेक्ट करती हैं एंड फिर वो डेटा वो जाके देती हैं बैंक्स को या फिर और भी जो उनके एस्टीम जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके कस्टमर्स होते हैं उनको वो प्रेजेंट करती है। तो ये हो गई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, यानी कि क्रेडिट के बारे में जानकारी देने वाली कंपनी। क्रेडिट इन द सेंस कि फाइनेंशियल डेटा जो भी है, ठीक है। अब करेंटली 4 CICs हैं इंडिया में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको पूछ सकते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी क्या होती है, या फिर इनमें से कौन सी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इंडिया में नहीं है या है। सो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया LTD लिमिटेड, सिबिल, दिस इज CIC कंपनी। देन इक्कीफैक्स है, एक्सपीरियन है एंड CRIF, हाईमार्क, दीज आर द 4 करेंटली CICs। इसके अलावा RBI ने यहाँ पे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी जारी किए कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसको डेटा चाहिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से या फिर क्रेडिट ब्यूरो से, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है, वो भी मेंशन किया है। सो ये भी नया सर्कुलर यहाँ पर RBI के द्वारा जारी किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स अ कंपनी मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स, यानी कि जो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जानकारी लेना चाहता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से, उसका जो भी हेड होगा, जो भी ओनर या फिर जो कंट्रोलर होगा, दैट शुड बी इंडियन रेजिडेंट सिटीजन टू बिकम अ स्पेसिफाइड यूजर विद अ क्रेडिट ब्यूरो। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट इज नेसेसरी कि कोई भी एंटिटी है, दिस मस्ट बी अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडिया में फॉर्म हुई हो वो कंपनी, ठीक है, या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच इज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है। जो भी यहाँ पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2021 के तहत मेंशन किया गया है कि ये स्पेसिफाइड यूजर हो सकता है, वो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए एंड वो कंपनी, वो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश होनी चाहिए। The company should have a net worth of not less than 2 crore rupees as per the latest audited balance sheet। तो कंपनी की जो नेट वर्थ है वो 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, इट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years एक्सपीरियंस इन रनिंग द बिजनेस और एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना चाहते हैं, मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन लेकर उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस में उनमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, RBI प्रपोज टू मेक द कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल अक्रॉस ऑल बैंक्स एंड ATM नेटवर्क्स यूजिंग द UPI। RBI ने प्रपोज किया है कि जो भी यहाँ पर ATMs हैं, ATM नेटवर्क्स हैं, वहाँ से अगर वो कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो दैट कैन बी कार्डलेस एंड दे कैन यूज UPI मेथड टू विड्रॉ दैट कैश। सो इसमें इंडिविजुअल जो है वो विड्रॉ कर सकता है मैक्सिमम ऑफ 10,000, लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है 10,000 पर डे और 25,000 पर मंथ बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करके 10,000 एक दिन का यहाँ पर लिमिट लगाया गया पर लिमिट एंड 25,000 पर मंथ यहाँ पर वो विड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दिस UPI मेथड फ्रॉम दी बैंक्स और ATM नेटवर्क्स अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं कार्डलेस। करेंटली SBI, ICICI एंड HDFC ये इस तरह की फैसिलिटी कस्टमर्स को दे रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि SBI, ICICI और HDFC बैंक इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी कहा गया है RBI के द्वारा, यानी कि दीज आर टू बिग टू फेल। आप समझते हैं DSIBs के बारे में, दीज आर टू बिग टू फेल, तो ये यहाँ पर RBI के द्वारा इनको डिक्लेयर किया गया। दिस इनिशिएटिव बाय RBI विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स लाइक कार्ड स्किमिंग। तो जब कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग जो करते हैं, डुप्लीकेट कार्ड्स क्रिएट करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें, UPI की हम बात करें, सो दिस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन बैंक अकाउंट्स। तो बैंक अकाउंट्स में मनी को ट्रांसफर करने के लिए इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे UPI। सो दिस वॉज लॉन्च इन 2016 एंड डेवलप किसने किया था इसको, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं। सो आरबीआई इशूड रेगुलेशंस अंडर अमेंडेड फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2011। आरबीआई ने नए रेगुलेशंस यहाँ पर जारी किए हैं कौन से एक्ट के तहत? अंडर द अमेंडेड फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2011। सो इस रेगुलेशंस में क्या मेंशन किया गया है? इसमें कहा गया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज हैं, ऐसी एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और उनका एसेट साइज है ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव, दे विल बी अलाउड टू कैरी आउट फैक्टरिंग बिजनेस। और फैक्टरिंग बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है ये हो कि फैक्टरिंग बिजनेस क्या होता है? तो फैक्टरिंग बिजनेस होता है कि मान लीजिए मैं कोई कंपनी हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ कंपनी, बट मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, एंड वो कंपनी में जो कस्टमर्स हैं उनके पेमेंट्स काफ़ी डिले हो गए हैं, मुझे काफ़ी कस्टमर्स के पेमेंट्स नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं अपने जो भी यहाँ पर मेरे लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी मेरे ड्यूज हैं फ्रॉम कस्टमर, जो अकाउंट रिसीवेबल्स आई वुड से, जो भी मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं फ्रॉम कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस, सो आई कैन सेल देम एट अ डिस्काउंटेड रेट टू अनदर यहाँ पर एनी एनबीएफसी। आई कैन जो भी यहाँ पर फैक्टरिंग बिजनेस में है मैं उनको वहाँ पे बेच सकती हूँ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो इससे क्या होगा कि मेरे बिजनेस को रन करने के लिए जो मनी सर्कुलेशन चाहिए वो मेरा सेट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज फैक्टरिंग बिजनेस। सो ड्यू टू दिस प्रोविजन, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसी एनबीएफसी हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उनका अगर एसेट साइज 1000 करोड़ तक का है, सो दे आर अलाउड टू कैरी आउट द फैक्टरिंग बिजनेस। इस प्रोविजन से क्या होगा, जो नंबर ऑफ एनबीएफसीज हैं जो फैक्टरिंग बिजनेस कर सकती हैं, दे विल इंक्रीज। जो करंटली 7 हैं, दिस विल इंक्रीज टू 182। ठीक है, इस रेगुलेशन से ये फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा अदर एनबीएफसी आईसीसीज यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, दे कैन ऑल्सो कैरी आउट फैक्टरिंग बिजनेस बाय रजिस्टरिंग एज एनबीएफसी फैक्टर। एनबीएफसी फैक्टर के तौर पर वो रजिस्टर करके अपने आप को दे कैन कैरी आउट दिस फैक्टरिंग बिजनेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन एलसीआर ऑन डिपॉजिट्स रिसीव फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स फ्रॉम ₹5 करोड़ टू 7.5 करोड़। तो आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया है, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी है बैंक्स के लिए कि जो उनको एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो उनको डिपॉजिट्स पे जो मेंटेन करना होता है, विच इज रिसीव फ्रॉम द नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर्स, पहले 5 करोड़ था, अभी इसको बढ़ा के 7.5 करोड़ कर दिया है। तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी कर दी गई है। इसके लिए किस किस को कंप्लाई करना होगा? सारे कमर्शियल बैंक्स को कंप्लाई करना होगा, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन है? रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है एंड पेमेंट्स बैंक है। इनको कंप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बाकी कमर्शियल बैंक्स को कंप्लाई इस वाली चीज से करना होगा। अभी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? सो दिस एलसीआर, दिस रिक्वायर्स बैंक टू मेंटेन HQLAs टू मीट 30 days नेट आउटगो अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन। मान लीजिए कि कोई बैंक है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ गया और यहाँ पर अगर 30 दिन के लिए उसको वो स्ट्रेस कंडीशन में रहा तो अपना जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी उसको मेंटेन कर पाए, सो उसके लिए यहाँ पर एक HQLAs मेंटेन करने पड़ते हैं, यहाँ पे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने पड़ते हैं बैंक्स को। सो दिस इज बेसिकली लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कि अगर स्ट्रेस्ड कंडीशंस हैं तो उससे उभरने के लिए आपके पास इनफ लिक्विडिटी है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, दीज आर द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ HQLA इन स्ट्रेस्ड कंडीशंस एंड टोटल नेट कैश आउटफ्लोज ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर ईयर। तो 2 इसके कंपोनेंट हो गए, एक क्या हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स का स्ट्रेस्ड कंडीशंस में, और दूसरा क्या है, टोटल नेट कैश आउटफ्लो जो हो रहा है ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे एलसीआर को रखा जाता है, एलसीआर अमाउंट। So now we'll discuss about the licenses cancelled by RBI. So February 2022 में हम देखें तो इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया था। ये नासिक महाराष्ट्र का बेस्ड एक बैंक है। इसके अलावा मार्च में सर्जेरो दादा
नायक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र का एक बैंक है, इसका भी लाइसेंस कैंसिल किया गया। अगेन कानपुर में एक पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसका भी लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि जो आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, जो यहाँ पर आरबीआई के तहत यहाँ पर आरबीआई को पावर है कि वो लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। सो उसी में आरबीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किया है ऐसा, क्योंकि उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है विद द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। जून 2022 में 2 और कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। दिस इज मुधोल कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड इन बगलकोट कर्नाटका एंड अनदर वन इज द मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड इन देवानगेरे इन कर्नाटका। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द लाइसेंसेस कैंसिल्ड बाय आरबीआई। अभी इसके अलावा आरबीआई सर्कुलर से रिलेटेड और भी न्यूज़ हैं विच विल बी कवरिंग इन द कमिंग वीडियो। सो गाइज, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा फॉर द नोटिफिकेशन। सो इस कोर्स को गाइज ज़रूर अवेल करिए, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। सो और जो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, you are in the safe hands. So guys, thank you so much once again for joining the video, and I'm looking forward for more classes with you. So thank you once again, we'll meet again.